औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एटीपी। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास एटीपी होता क्या है और उसका फिर स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं, उसके बाद उसके यूजेस देखते हैं। ATP इज़ न्यूक्लियोटाइड कंपोज ऑफ 3 मेन कंपोनेंट। तो सबसे पहली बात हमारे पास कौन सी है कि ATP क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड है। जिस तरह हम DNA या RNA के अंदर पढ़ते हैं कि छोटे छोटे से यूनिट होते हैं जो कि DNA और RNA को मिलाते हैं, तो उन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। इसी तरह ATP भी छोटे से यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ATP क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। किस चीज़ के एब्रीविएशन है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनिन हमारे पास क्या है? एडिनिन हमारे पास एक नाइट्रोजिनियस बेस है। इस वजह से इसका नाम ATP का पहला वर्ड हमारे पास एडिनोसिन है। अब ट्राई फास्फेट का क्या मतलब है कि इसके अंदर कितने फास्फेट के ग्रुप जो है वो ऐड हैं? इसके अंदर हमारे पास 3 फास्फेट, 3 के लिए ट्राई का वर्ड यूज़ होता है, 3 फास्फेट अटैच होते हैं इसके अंदर, तो इस वजह से इसे ट्राई फास्फेट का नाम दिया जाता है। शुगर का जो मॉलिक्यूल इनमें मिला रहा होता है, एडिनिन और फास्फेट को मिला रहा होता है, तो वो किस चीज़ से मिला रहा होता है? वो कौन सी शुगर से मिला रहा होता है? राइबोस शुगर से मिला रहा होता है। और ये बात याद रखनी है, राइबोस शुगर जो है वो 5 कार्बन शुगर है हमारे पास। और इसका स्ट्रक्चर भी ये मैंने नीचे आपकी इसके लिए ड्रा किए हुए, अब चेक कर सकते हैं कि 3 फास्फेट अटैच हैं। ये हमारे पास जो डबल रिंग है, ये डबल रिंग हमारे पास एडिनिन की है, ये वाली। और उसके बाद ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ये राइबोस शुगर है, 5 कार्बन आपको नज़र आ रहा है। एडिनिन के अंदर 2 चेन्स होती हैं क्योंकि ये प्यूरिन है हमारे पास। इसके साथ साथ ये हमारे पास 3 इसके अंदर क्या है? फास्फेट है। ये इसकी डेफिनेशन और स्ट्रक्चर के हवाले से हो गया। अब इसके हम यूजेस देखते हैं कि हमारे पास ATP के यूजेस कौन कौन से हैं। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल का नाम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी बनती भी है, ATP बनती भी है, और ATP जो है वो क्या होती है, आगे फर्दर जो है वो यूज़ भी होती रहती है केमिकल रिएक्शन के अंदर। करेंसी जिस तरह हमारे पास रुपया होता है, पैसे होते हैं, 1000 रुपये है, 10,000 है, लाख है, ये हमारी करेंसी है एक, या डॉलर हो गए, ये हमारी करेंसी है। तो इसी तरह अब जिस तरह हमारे सारे काम इसी करेंसी से ही चलते हैं, तो इसी तरह हमारी बॉडी का ये जो सर्किट है, ये जो निज़ाम है, ये किस करेंसी से चलता है, किस एनर्जी करेंसी से चलता है, उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? ATP का नाम देते हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप सुन रहे हैं, आपके अंदर भागने की एबिलिटी, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, जो कुछ भी कायनात के अंदर आप कर रहे हैं, वो सारा का सारा किस चीज़ के मरहून मिन्नत है? ये जो आपका ATP है, इसके मरहून मिन्नत है। अगर ATP की कमी हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, ATP ख़त्म हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ फंक्शन मैंने इसके लिखे हुए हैं, सॉरी यूजेस लिखे हुए हैं कि इसके यूजेस जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। हमारा हर सेल जो है वो एक्टिविटी कर रहा है, तो सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें जो एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी इसे कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी इसे ATP से मिलती है। आपने ये नोट्स बनाने के लिए लिख लेना है तो लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल भी मैंने वहाँ पर कोट की हुई हैं, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल भी कोट किए हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मेरा ऑलरेडी लेक्चर जो है वो अपलोड है, आप मज़ीद डिटेल के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट को वहीं से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हमारे पास कोई एरिया है, इसके अंदर कम मॉलिक्यूल हैं, इसके अंदर कोई एरिया है, इसके अंदर क्या है, ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं। अब ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, मूव करते हुए इसकी तरफ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कम मॉलिक्यूल ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर ATP यूज़ हो रही है।
तो इस प्रोसेस को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास एटीपी का होना लाजिम है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल कोड की हुई है सोडियम पोटाशियम पंप। इस पर मैं इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड कर दूंगा। सोडियम पोटाशियम पंप क्या होता है, किस तरह से होता है। बहरहाल अब 9th लेवल है तो मैंने इस वजह से 9th और फर्स्ट ईयर लेवल है तो मैंने इस पर ज़्यादा वो नहीं किया। बहरहाल यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा है वो है बायोसिंथेसिस सप्लाइज एनर्जी फॉर बिल्डिंग मैक्रोमॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड। प्रोटीन सिंथेसिस इन राइबोसोम इसकी एग्जांपल है कि अब मॉलिक्यूल जो है वो बन रहे होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं, तो उनकी जो सिंथेसिस हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, उनको बनाने के लिए भी हमारे पास क्या है, एटीपी इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर मैंने शो किया हुए डायग्राम के अंदर के प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हो रही है। यहाँ पर हमारे पास जो चौथी इसकी इंपॉर्टेंस मैंने बताई हुई है वो है मैकेनिकल वर्क पावर, मैकेनिकल प्रोसेस इन सेल, बीटिंग ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला ऑन क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग। ये हमारे पास सिलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मैं नॉर्मली आपको समझाने के लिए जो है ये कह देता हूँ, हमारे मुंह के अंदर नाक के अंदर जो बाल हैं इन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं, सिलिया का नाम देते हैं। ये मूवमेंट कर रहे होते हैं तो इसे भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। या फिर हम कॉमन एग्जांपल बैक्टीरिया की लेते हैं। बिलफर्स बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर इस तरह लार्ज स्ट्रक्चर भी होते हैं, इस तरह छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम सिलिया का नाम देते हैं, जबकि ये हमारे पास जो लार्ज स्ट्रक्चर है इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, फ्लैजेला का नाम देते हैं। तो अब इनकी जो बीटिंग होती है, इनकी मूवमेंट जो होती है, बैक्टीरिया मूवमेंट करता है तो ये भी साथ जो है इस तरह से बीट करते हैं, इस तरह से बीट करते हैं। तो इनकी बीटिंग जो हो रही होती है, ये जो हिल रहे होते हैं, ये भी एक मैकेनिकल वर्क में आता है और इसे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर भी मैंने शो किए हुए बैक्टीरिया के अंदर भी शो किया है, साथ साथ ये जो प्रोसेस है ये माइटोसिस मियोसिस का, उसके अंदर भी शो किया। उसके बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन की अगर बात की जाए तो हमारे सेल को सिग्नल चाहिए होते हैं कि एक सेल दूसरे से रब्ता करता है, बात करता है। तो ये जो बात करता है ये किसकी वजह से करता है, इस प्रोसेस को हम सेल सिग्नलिंग का नाम देते हैं। तो ये सिग्नल एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कैम्साइकिल का जिक्र जो है वो किए हुए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो एटीपी यूज़ होती है। उसके बाद डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस के अंदर भी हमारे पास एटीपी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा हीट की प्रोडक्शन के लिए भी, हीट भी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसकी प्रोडक्शन के लिए भी हमारी बॉडी को टेम्परेचर वगैरह चाहिए होता है, तो इसके लिए भी एटीपी रिक्वायर्ड होता है। तो ये हमारे पास जो है इसके यूजेस वगैरह हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इस टॉपिक से रेलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।